अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, इंतखाबात की आमद है और सियासी सरगर्मियां भी जो है वो अपने उरूज की तरफ जा रही हैं। आगाज़ हो चुका है सियासी सरगर्मियों का। सियासी वफादारियां और सियासी एड्रेस की जो तब्दीलियां हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जा रही हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में जो सियासी इत्तेहाद है वो भी कायम होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी के लिए कितना ये बड़ा चैलेंज होगा, इस पर बात करेंगे। जबकि नून लीग कितनी पावरफुल होगी सिंध में और पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम देगी, या उनका इत्तेहाद कितना मौसर होगा, वो इत्तेहाद बना पाएंगे भी या नहीं, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और पीपी और नून लीग तो एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन पीटीआई कहाँ पर है, कहीं नज़र नहीं आ रही, शायद सिर्फ खबरों में। कुछ आईएमएफ की भी बात करेंगे कि आईएमएफ का जो टेक्निकल वफ्द है वो आया हुआ है, आवाम के लिए कितना बड़ा रिलीफ हो सकता है, या नए टैक्सेस की जो है वो बाज़गश्त है। आम इंतखाबात के करीब आते ही कुछ जो सियासी जमातें हैं उनको ये खौफ है, ऐसा फील आ रही है कि शायद वो अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएंगी। तो उन्हें ये डर क्यों है, क्या वजह है? कारकर्दगी इसका मसला है या उनकी हिस्ट्री कुछ मैटर कर रही है? बदलते बयानिए आवाम का एतमाद जीत पाएंगे या नहीं? और साथ ही साथ इस पर ज़रूर बात करेंगे कि गज़ा में 2 दिन की मज़ीद जो जंगबंदी है वो अनाउंस हो चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फ़ारूक डाडी साहब, तजियाकार हैं, ताहिर रिजवी साहब, तजियाकार हैं, और मुसरत न्याजी साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये हमारे साथ ऑन कॉल होंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फारूक साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, बयानात इल्ज़ामात तो अपनी जगह, सियासी वफादारियां भी तब्दील हो रही हैं, कुछ सियासी एड्रेस इधर से उधर जा रहे हैं। क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? देखिए, ये सियासी जमातें जो है, या पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनको पूरी आज़ादी है। ये हर जगह अपनी इंतखाबी मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन वो जमात जिसको मुख्तलिफ सूबों में 60, 70, 80, 90% तक आवाम की हिमायत हासिल है, उसको मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उसे आपने पाबंद सलासल किया हुआ है, उनकी तमाम लीडरशिप को आपने अंदर किया हुआ है। तो ये किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं कि जहाँ पे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी तमाम लीडरशिप को आपने बंद किया हुआ है, और दूसरी तरफ ये दूसरे जो है जिनका मुकाबला इनसे कोई नहीं है, तो उनको आपने खुली छूट दी हुई है। अगर पीटीआई के कोई वर्कर्स या कोई कारकुन कई वर्कर कन्वेंशन भी अनाउंस करते हैं तो वहाँ दफा 144 लगा दिया जाता है। लेकिन फारूक साहब, ये भी तो आप देखें ना कि ये कहाँ से कैसे पता कि 90% जो है वो आवाम उनके साथ है? ये भी तो आप देखें। आप अगर सोशल मीडिया पे या इधर कहीं पे भी सर्वे उठा के देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। केपीके के अंदर तकरीबन 90% के करीब है। ठीक। पंजाब के अंदर तकरीबन 70 से 80% है। ठीक है। सिंध के अंदर कराची में खुसूसन 60% है। तो हम कराची में रहते हैं, हमें यहाँ की डायनेमिक का पता है कि यहाँ पे कौन, और बात ये कि किसने डिलीवर क्या किया। अगर आप पीटीआई के दौरे हुकूमत की वो आदाद शुमार लें तो आपको अंदाजा होगा कि कोविड के बावजूद मुल्क किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर पे तो जरूर बात करेंगे। ताहिर रिजवी साहब से भी बात कर लेते हैं। ताहिर साहब, ये हकीकत है, बहुत से लोगों से मैंने सुना, बड़ी माहिरीन से, जो पीटीआई के जो आते हैं रहनुमा, वो भी ये बताते हैं, वो कहते हैं 90% हमारा होल्ड है, 90% अवाम हमारे साथ है। सोशल मीडिया का वो जिक्र करते हैं, तो सोशल मीडिया आप समझते हैं कि ये काबिल एतमाद है? सोशल मीडिया की लिटरेसी रेट हमारा इतना कम है, लोग बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी क्या ये दुरुस्त है सर्वे? मैं सोशल मीडिया के किसी भी सर्वे को इतनी कोई अहमियत नहीं देता। अहमियत इस बात की है, छोड़ दें, मैं कहता हूँ पीटीआई की मकबूलियत इस वक्त 1% है। ठीक है। बट वो जमात जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जिस पर कोई ऐसा एतराज़ भी नहीं है, और वो इलेक्शन कमीशन में एक जमात है, उस जमात को आइसोलेट करके
तो फिर इलेक्शन कराना ये वो गलत है। इलेक्शन नहीं है। ठीक। छोड़ दे इसको, ये डिबेट बेकार की है कि 90 है, 80 है, 60 है। सही। ये तो जिस दिन इलेक्शन होंगे पता चल जाएगा बिल्कुल। कि कितने परसेंट है। मैं इस हाथ पे जा ही नहीं कंगन को रहा, आरसी मैं किया, इधर जा ही पढ़े नहीं लिखे को फारसी मैं किया, है इधर ना? जा ही नहीं रहा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जिसने हमें आजादी दी है कि अवाम आजादी से अपनी इजहार राय राय कर कर सकती सकें, है। जिसके लिए कायदे आजम ने भी अपना एक उसूल किया था और पाकिस्तान बना था किस पर कि जी एक उसूल था, एक आज़ादी और एक इजहार राय हुई थी, लोगों ने राय दी थी, उसके बाद कायदे आजम उसके लीडर बने थे और एक फैसला हुआ था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान मिला। मेरा जो कहना है वो ये है कि छोड़ दें इसको सर्वेस को, 1% वाले या 5% वाले, कोई भी जमात, कोई भी हो, मैं सब पीटीआई को नहीं कह रहा। अगर पीपल्स पार्टी पे भी कोई कतगन लग रही है, अगर नवाज लीग पे भी लग रही है, नहीं लगनी चाहिए। तमाम पार्टीज को खुला मौका देना चाहिए फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का। जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे ये पैसा जाया होगा। मतलब दूसरी बात, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए ना। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रहा, वो भी पता है क्या होता है, वो ये होता है कि इनकी मतलब सारे किसी cases टेक्निकल खत्म वजह कर की वजह से दें। ये नहीं आ सकते, अच्छा। लेकिन इनको इसलिए लाया जा रहा है कि इनके मध्य मुकाबिल जो उसको लाया गया, ठीक है। या इनको इसलिए रियायत दी जाए कि इनके मध्य मुकाबिल को बाहर से बुलाकर और उसको जो है इलेक्शन करवा रहे हैं। तो मैं इसका आदी नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ उसूली, जरूर। वो ये कि इलेक्शन, इसका मतलब क्या है कि हर पाकिस्तानी को आज़ादी से इजहार का मौका मिलना चाहिए कि वो जाके स्टैंप लगाए, मुझे ये पार्टी पसंद है, मुझे ये पार्टी हक पसंद के है। राय दही होनी चाहिए, हक के राय दी होनी आजादाना। चाहिए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह का टेम्पो होना चाहिए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई ठीक है। 2 महीने बाद है, और उसके बाद जितनी हमारे यहाँ अभी मसाइल चले, क्राइसिस चले, जितनी प्रॉब्लम इस वक्त मुल्क है, उस हिसाब से मुझे कोई वो जोश और खरोश नजर नहीं आ रहा। इवन इलेक्शन कमीशन की अपनी रफ्तार भी बिल्कुल इस बात की गवाही नहीं दे रही कि वो सीरियस कोई इलेक्शन कराने के मूड में है। अगर उनके किसी अमल से मुझे ऐसा महसूस होता ना कि यार ये तो अपने बेचारा काम कर रहे हैं और पूरे खुलूस से दिल से कर रहे हैं, अब आवाम नहीं आएगी, ऐसी तैसी में जाए, अगर कोई नहीं आता वो भाड़ में जाए। बात ये कि उनकी तो कोशिश नजर आनी चाहिए, जो मेन आदमी है जिसने पूरे इलेक्शन को कराना है, वही मुझे सीरियस नजर नहीं आ रहे। मैं आवाम को क्या कहूँ? नहीं, वो तो कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, हम कराएंगे, बिल्कुल वो तो कहते इलेक्शन हैं होंगे, मगर अभी तक देखें, अभी तक उन्होंने यही क्लियर, किसी पार्टी का अभी निशान पे फैसला नहीं हुआ, किसी पार्टी के अभी उसके पार्टी के बॉस पे फैसला नहीं हुआ, मतलब चीजों को फंसा के रखा हुआ है। और वो जब तक क्लियर, भाई आपको करना है ना, आपको किसी XYZ निशान को निकालना है, निकाल के फेंको यार, जान छोड़ाओ। अच्छा। किसी सरबराह को हटाना है, हटा के जान छोड़ाओ, मतलब चीजें तो क्लियर हो ना। ठीक। कोई चीज क्लियर ही नहीं हो रही। जो देखिए सारी बातें छोड़ दें, एक मिनट और जी। आपसे देखिए, आवाम को भी छोड़ दें, उन्होंने जाके ठप्पा लगाना है। एक वो उम्मीदवार जिसने इलेक्शन में खड़े होना है जी, उस बेचारे के पैसे भी लगते हैं, उसकी इज्जत भी लगती है, दोनों चीजें होती हैं। देखें, जो उम्मीदवार कम वोट लेता है ना, तो उसके खानदान वाले उसका मजाक उड़ा रहे, अगली दफा लड़ोगे, ठीक है, कितना मजाक उड़ता है। बिल्कुल उस बेचारे को सोचने का मौका नहीं है कि यार मैं किधर जाऊं, मैं किस पार्टी के प्लेटफॉर्म को पकड़ूं। तो सबको टेंशन में डाला हुआ है। कम से कम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको तो एक साइड पे कर देना। अच्छा, उनको भी फंसाया हुआ है, आवाम को भी फंसाया हुआ है, लीडरों को फंसाया है, पार्टियों, और इसमें एक है जिसने सबको फंसाया हुआ है। अच्छा। उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर मैं 3 साल से एक ही बात कर रहा हूं कि 5 साल मेरी हुकूमत, मेरी आवाम का पैसा इनके ऊपर खर्च होता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, डायरेक्टर, मेंबर, सबको पेट्रोल मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वो किस बात की? नहीं, मरात के तो खैर सभी अब तो सबको समझ आ गई, मरात ले रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, ये मरात तो नहीं मिलनी चाहिए। जब तनख्वाह ले रहे हैं आप, तो फिर आपको 200 यूनिट क्यों फ्री मिले? काम तो करें। मुसरत न्याजी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया मुसरत न्याजी साहिबा, आपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुसरत साहिबा, इलेक्शन की सरगर्मियों का आगाज तो हुआ, लेकिन वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। अभी हम बात यही कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कोई संजीदगी नहीं है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, बात दरअसल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट तो अनाउंस कर दी है, लेकिन फिर अब अगर कहा जाए तो हमने तो, या देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो फर्स्ट डे जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। इलेक्शन के मराहल में जाने के लिए मेरे चेयरमैन ने आवाम में उतर के गए हैं और जलसे हो रहे हैं, और बिल्कुल अवामी राब्ते में हम लगे हुए हैं। और बिल्कुल ये बात हक में जानिब है कि
66 दिन के अंदर अंदर 66 दिन पहले ही जो है ना अनाउंस कर दिया जाता है। और इस तरह से आवाम को भी मैं समझती हूँ मौका मिलता है सोचने का कि जी हमने किसको वोट देना है। माइंडसेट चेंज होता है आवाम का भी, और जो वोटर है या सपोर्टर है उसको भी एडजस्ट अपना माइंड करने में एनर्जी टाइम लेवल लगता थोड़ा है। हाई होता है ना वोटर्स का भी। बिल्कुल, क्योंकि देखें अपने इलाकों के अंदर जो कैंडिडेट होता है वो कॉर्नर मीटिंग्स करता है, तो वो गहमा गहमी होनी चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन को अब जो उसने अनाउंस किया है, हम बड़े पुरुमीद हैं कि इलेक्शन जो 8 फेब का दिया है उस पर इंशाल्लाह होंगे तो अपनी जगह पे, लेकिन शफाफ होने चाहिए ताकि शफाफियत हो, उस पर कोई उंगली ना उठा सकें कि जी अगर देर की जो कुछ भी किया तो उसमें शफाफियत होना लाजिम है। अच्छा मुसर्रत न्याज़ी साहब, आप बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, आप भी सियासत में, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा तज्जिया भी देती हैं। अभी ताहिर साहब से बात हो रही थी, जब ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन सीरियस नहीं नज़र आ रहा है इंतखाबात करवाने में, उसकी वो तैयारियाँ नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही कि वो तेज़ी से, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है। तो आप इत्तेफाक करेंगी इस बात से, आप समझती हैं कि आप भी, आपकी पार्टी भी यही सोच रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उस तरह से सरगर्म नहीं है जैसा उसे होना चाहिए? देखिए, डेट तो उन्होंने अनाउंस कर दी है, और अब वो एक इदारा है और खुद मुख्तार इदारा है, उसे तेजी भी दिखानी चाहिए। और अगर अब वो इलेक्शन नहीं करवाएगा या अब उससे बैकफुट पे जाएगा तो जो है ना फिर जाहिर सी बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी, मैं समझती हूँ कि प्रोटेस्ट भी करेंगी और उसके खिलाफ बात भी करेंगी, क्योंकि ये तो कानूनी और आईनी हक है आवाम का और सियासी जमातों का, जो उनसे अगर छीना जाएगा तो वो मैं समझती हूँ मुल्की मफाद में और अवामी मफाद दोनों में रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फारूक साहब, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो सिंध में कायम इत्तेहाद बन रहा है, तो पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये, क्योंकि पीपल्स पार्टी पिछले 3 टेन्योर से जो कारकर्दगी अपनी दिखा रही है, उस बारे में सारी चीज़ों के तनाजुर में मैं पूछना चाह रही हूँ। देखिए, मुस्लिम नून जो है वो पंजाब से तो पूरी फारिग है, ठीक है। अच्छा। अब वो दूसरे इलाके ढूंढ लीजिए, जैसे बलूचिस्तान का बाप से मेरे अपने, फिर ये आप अब यहाँ पे जो कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इन्हें कोई खातिर ख्वाह कोई नतीजा निकले इस चीज़ का। वजह इसकी ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इनके हैंडलर्स की इमा पे हो रहा है, जो इनको। आप मुझे ये बताएं कि एक मुजरिम जिसके बारे में इतनी जिस अदालतों ने फैसले दिए हों और उसको आप प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, उसके सारे गुनाह भी माफ, सब कुछ, वो जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, तो ये क्या तमाशा मुल्क के साथ बनाया हुआ, हमारी आवाम के साथ क्या तमाशा बनाया। आज मैं अगर सिंध की लीडरशिप की बात करूं तो अज़्ब इख्तिलात में 2 लीडरान थे, मिसाल के तौर पे सिंध असेंबली में, एक तो बेचारा कैंसर का मरीज है, फिरदौस शमीम नकवी, यानी पाबंद सलासल है कई दिनों से, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी बदली। इसी तरह हलीम आदिल शेख, वो भी पाबंद, वो भी कैदो सुबत कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इन हालात में आप इनकी लीडरशिप को तो बंद करके रखेंगे और दूसरों को आप फ्री हैंड देंगे, तो इस तरह नहीं होता। आप ईमानदारी से चलें और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो एक ईमानदाराना गैर जानिबदाराना रोल अदा करे। हमने पिछले इलेक्शनों में इलेक्शन कमीशन का जो रोल देखा वो काबिल मजम्मत भी है और बड़ा अफसोसनाक भी है, क्योंकि उनका जो, और पता नहीं किसके इमा पे सब कुछ कर रहे हैं, ना वो अदालती फैसले मानते हैं। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि केपी और पंजाब में इलेक्शन करवाया जाए, तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं करवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ताहिर साहब, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जो सेक्रेटरी इतलात हैं आजिज़ धामरा साहब, उन्होंने बड़ा आज एक बयान दिया है नून लीग के हवाले से। उन्होंने कहा है कि अभी एक बयानिया सामने आएगा, एक नारा सामने आएगा कि मुझे क्यों बुलाया। तो मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हमने पहले देखा और उसके बाद ये सिनेरियो एकदम से चेंज होता हुआ आया, या ये बात सामने आई, इसको कैसे आप देखते हैं? जी, लेकिन किसने बुलाया?
बेसिकली देखिए मसला ये है। अच्छा, आपने अपनी फुलझड़ी जरूर उसमें लगा दी है। मुझे क्यों बुलाया, तो किसने बुलाया किसने भाई? बुलाया? ठीक है, देखिए बेसिकली मैं इस पे ये जी। कहूंगा, आजिज साहब को चाहिए, बड़ी आजिजी से कह रहा हूँ जी, आजिज जी। साहब से, कि जनाब अली प्लीज अब पब्लिक को बेवकूफ मत समझें। ये सब अंदर से तय है। उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे कहो मैं तुम्हें कहूँ। बात ये, जिस गवर्नमेंट के साथ, जिन लोगों के साथ उन्होंने 16 महीने गुजारे, हाँ। आज उनको वो बुरा कह रहे हैं कि हमें पागल समझते हैं, क्या हमारे अकल नहीं है, क्या आवाम की अकल नहीं है, कि मतलब ये सब इलेक्शन में दिखाने के लिए बैड कॉप, गुड कॉप और एक नूरा कुश्ती। ये तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया था, ये तो उन्होंने कह दिया था कि बिलावल भुट्टो साहब हम पे तनकीद करेंगे, क्योंकि उनके पास जाहिर है वो तनकीद करेंगे तो वोट देंगे ना। नहीं, वो ये उन पे करेंगे, वो उन पे करेंगे। हाँ, इनका आपस में आपस तय का है, है, बिल्कुल। इनका कोई आप ये मेरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड पे लिख लें, जी, जी। रख लें इसको, कि कभी जरूरत पड़ी ना जी, जी। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद देखिएगा ये दोनों मिलके हुकूमत भी बना सकते हैं। ये मिलके वो अभी भी जब 13 जमातें मिल सकती हैं तो जरदारी कुछ भी साहब हो ने सकता है। अभी भी जरदारी साहब ने अभी इन हालात में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करता है, करता था। यानी कि वो अभी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जी वो गवर्नमेंट जो थी वो सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक काम करती थी। गो के उस गवर्नमेंट का रिजल्ट कोई नहीं था। उस गवर्नमेंट ने जितनी तकलीफें आवाम को, कारोबारी तबके को, मजदूर को, किसान को, सियासी कारकुन को पहुंचाया है पाकिस्तान की तारीख में, वो 16 महीने कभी भूले नहीं जाएंगे। लेकिन आप हालत देखें आजिज साहब को, बड़ी आजिजी से फिर कि वो कह रहे हैं जी वो फिर कहेगा कि जी मुझे बुलाया क्यों। अरे भाई आपको जो फीड के, ये एक्चुअली मैं बताऊं, ये सब नन्हे मुन्ने बेचारे बच्चे हैं। अच्छा। इनका एक फीडर है, वहां से फीड किया जाता है। अब तुमने ये बोलना है तो आजिज साहब अपनी मर्जी से बेचारे कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा। ये आंखों के सामने मौजूद है कि वो इन्होंने मिलके 16 महीने खिलवाड़ किया है पाकिस्तान के साथ। 16 महीने मिलके इन्होंने हुकूमत चलाई है, कैसे बुरा कह सकते हैं उनको। और एक बात और, अगर आप ये समझती हैं कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चला रहे थे तो ये भी माशाल्लाह गलत। इतने जीशाऊर लोग ये यहाँ भी बैठे गलत हुए। है। अच्छा, नवाज शरीफ ठीक साहब है। वहां से चला रहे थे, मरियम वहां से चला रही थी, शहबाज साहब का कुछ भी नहीं था, और एक साहब और चला रहे थे, वो मैं नाम नहीं लूंगा, वो नाम लेना अच्छा नहीं होता। अच्छा ठीक है। अच्छा मुसरत न्याजी साहिबा, आप भी बताइए, ये नून लीग जो सिंध में इत्तेहाद बना रही, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगी? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए यह कोई खतरा हो सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं जी, मैं नहीं समझती उस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद को ये नई बात नहीं है। और देखिए, इत्तेहाद बनाए, जो मर्जी बनाए, ये उनका हक है, बनाते रहे। आवाम ने जिसको मुंतखब करना होगा, जिसको वोट देना होगा, आवाम तो बहुत बाशऊर है मुसरत साहिबा। आवाम देखिए बिल्कुल नो डाउट बाशऊर है, और जो आवाम जिसको मुंतखब करेगी वो पता चल जाएगा। अगर 8 फेब को इलेक्शन होते हैं इंशाल्लाह, तो पता चल जाएगा। जितने इत्तेहाद बनाते रहे। देखिए, उस चीज का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही फायदा होगा कि देखिए, अगर इत्तेहाद बनाते हैं, एमक्यूएम अगर उनके साथ मिलकर बनाती है, तो जो एमक्यूएम के सपोर्टर या वोटर्स हैं, उन्हें पता है कि नहीं, वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा मुसरत साहिबा अगर इत्तेहाद बनता है तो? नहीं, मैं समझती हूँ बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। कि देखिए, अगर ये मिलकर बनाते हैं तो इनके अपने जो लोग होंगे वो टूटकर, यकीनी बात है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। ये आप मुझसे, जिस तरह मेरा भाई कह रहा है, आप देख लें, इंशाल्लाह इसी तरह ही होगा। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, उस वक्त से लेकर अब तक कई इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दीवार के साथ लगाने के लिए हुए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरीन अंदाज से। यानी आप समझती हैं कि इत्तेहाद बनने से किसी भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए? मैं नहीं समझती किसी और को होगा, नहीं होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह कोई। अच्छा, 13 जमातों का इत्तेहाद हुआ, पीटीआई का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? पीटीआई को कोई नुकसान हुआ, नहीं हुआ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या स्पेशली मेरा अपना जाती ओपिनियन ये है कि देखिए, इत्तेहाद बना, और जो 13 जमातों का आपने कहा इत्तेहाद बना और खान साहब की गवर्नमेंट गई, आपके कहने का मकसद यही है। देखिए, अगर इत्तेहाद बना तो वो लोग भी उसमें शामिल हाल थे जो खान साहब के साथ मौजूद थे। तो वो कोई इत्तेहाद ऐसा नहीं था। देखिए, वो इत्तेहाद ऐसा था कि पहली दफा एक गवर्नमेंट जो है ना, बड़ी हक़ रायदही से अवामी जो नुमाइंदे थे, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया और खान साहब की गवर्नमेंट गई है। अच्छा। तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो कोई ऐसा जुल्म था। इनके साथ अपने लोग, वो लोग जो इत्तेहादी थे, वो लोग भी उठ के गए। अगर खान साहब के साथ थे तो बहुत अच्छे थे, और अगर उन्होंने इत्तेहाद बना लिया कि
कि इन्हें जाना चाहिए कि मुल्क पर जो है ना ये जो जुल्म ढा रहे थे अच्छा। वो ठीक नहीं है। अगर वो चले गए तो मैं समझती हूँ कि ये तो आईनी तौर पर उनकी गवर्नमेंट, पहली दफा आईनी तौर पर उनकी गवर्नमेंट गई है, वरना इससे पहले तो वैसे ही गवर्नमेंट को चलता बनते थे। कोई 22 महीने चल रही है, कोई 2.5 साल चल रही है, 3 साल चल रही है, तो 5 साल तो पूरे होने नहीं दिए जाते थे। ठीक। तो खान साहब अपने आप को हटा के मैं समझती हूँ कि अपोजिशन में आके बैठ जाते। पाकिस्तान पीपल्स अच्छा। पार्टी तो 14 सीट के साथ भी जो है ना अपोजिशन का रोल प्ले करती रहेगी। सही। अच्छा ठीक है फारूक साहब, ये एमकेएम ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 18वीं तरमीम अगर तब्दील होती है तो क्या असरात मुरतब होंगे? ये बयानिया सही है एमकेएम का, इंतखाबात में इसको आवाम मानेगी? भाई 18वीं तरमीम में वो क्या तरमीम करना चाहते हैं? वो एक पॉइंट तो नहीं है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और एमक्यूएम मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस बेस पे सारी चीज़ें कह रहे हैं। अवाम में तो निकल नहीं सकती, और जो अवामी रद्द-ए-अमल उनके ख़िलाफ़ है, इसकी वजह ये है कि उन्होंने वज़ारतें चाहिए, उन्हें गवर्नरशिप चाहिए, ठीक है ना। आवाम में तो कोई भी सियासतदान नहीं निकल पा रहा फारूक साहब, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल। यहाँ सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। देखिए सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। आज हम और आप भी ज़्यादातर खबरें या जो चीज़ें करंट अफेयर वगैरह वो हम अपने मोबाइल फोन पे देखते हैं, हम टीवी नहीं खोलते, प्रोग्राम भी शेयर कर देते हैं। ठीक ना। तो कहने का मकसद ये कि लोग इतने अपडेट हैं, ठीक है, हर चीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। तो अभी जहाँ तक आपने एमक्यूएम की बात की, तो एमक्यूएम कराची के मजलूम नौजवानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती कि उनको कोटा सिस्टम से निजात दिलाई जाए? उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती कि उनको नौकरियां दी जाए? तो ये अगर एमक्यूएम की भी एक अपनी मजबूरी है कि अगर ये रिजीम चेंज में शामिल नहीं होते ना, तो सारी लीडरशिप अंदर हो जाती। किसी को बल्दिया केस में करते, किसी को बोरी केस में करते। तो इन्होंने भी सोचा कि हमारे अब नजरिया तो कोई है नहीं, तो इन्होंने यही सोचा कि बजाय कि हम जेल की सोबतें बर्दाश्त करें, इससे अच्छा है कि हम अपनी वजारतों को एंजॉय करें। अच्छा। क्योंकि अगर इनके जो हैंडलर्स हैं, इन्हें कुछ ना कुछ सीटें तो यहाँ से दिलवा देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें अवाम की मंशा के ख़िलाफ़ है। अवाम के अंदर बैरूनी फ़ौरन मुबस्सिरों के मातहत ये इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ पे जो ये केयर टेकर हुकूमत है, वो भी आप देख लें कि उनका रोज़ाना के जो बयानात आप सुनते हैं कि क्या है। तो ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, जिस तरह ये बता रहे थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये दोनों एक ही हैं। सिर्फ ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि पब्लिक से कुछ वोट। इनके पास बयान या क्या है मुझे बताएं। 16 साल की हुकूमत, 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी के बाद ये किस मुंह से अवाम में आके वोट मांग रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए कि जब आपकी इकोनॉमी 6.48% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ तरक्की कर रही थी, तो जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी है तो 0.03 यानी माइनस ग्रोथ रेट चल रही थी। तो आप किस मुंह से आवाम के पास जाएंगे? मैं अपने हर टॉक शो में पूछता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो 18 अरब डॉलर खजाने में छोड़ के गई थी वो कहां है? 9 अरब डॉलर जो हमारे डैम्स के ऊपर 10 मेगा डैम्स जो रात दिन काम कर रहे थे जी, उनका काम रोक दिया गया। मुशर्रफ ने 6 डैम अनाउंस किए, तो वो डैम्स का काम जो 2008 से 18 तक 1 इंच काम नहीं हुआ। अच्छा, आज सेनेट इजलास में तो सेनेटर इसाक डार ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उन्होंने तो साफ कह दिया कि मजबूत करेंसी मुल्क की तरक्की का जरिया है। ताहिर साहब, मसाइल के हल का राज भी उन्होंने बताया इसाक डार साहब ने। उन्होंने कहा कि हम सबको मिल बैठना चाहिए और मसाइल का हल निकालना चाहिए। तो मतलब ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं इसाक डार साहब? सब बयानात हैं और सेनेट में खड़े होकर कुछ ना कुछ तो कहना है ना, वरना माइक की कीमत कैसे वसूल होगी? बस और कुछ नहीं। अच्छा। मैं इसको सीरियस लेते हैं, इसाक डार के बयानात को मैं सीरियस नहीं लेता। अच्छा। क्योंकि मतलब मुझे बताएं किसके बयान को आप सीरियस लेंगे? पहले ये कहा गया, पहले अच्छा, आप ले फारूक साहब पहले आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। बात ये है, अगर ये लोग सीरियस होते और इनके बयान सीरियस होते, हेड टू टेल और टेल टू हेड, तो अभी मुल्क की ये हालत नहीं होती। ठीक है जी, 16 महीने तो मिलके बैठे थे ना, फिर मसाइल का हल क्यों नहीं निकला? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनको तो बाकायदा जहाज पर
मतलब बुलवाया गवर्नमेंट के गया जहाज था। में बुलवाया गया था, जब ये आएंगे तो डॉलर एकदम, और जैसे ही आए तो डॉलर 20 रुपए कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो 70 रुपए ऊपर चढ़ गया। हमें बताया तो गया था इसहाक कि डार देखिए साहब- उनके आने से ये 20 इसहाक रुपए डार कम साहब अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ना वो कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, पहले मैं बड़ी अजीब सी बात है, मगर मैं मुझे नहीं, क्या- आप कहें थोड़ी अजीब हो, थोड़ी क्या गरीब हो, होता था? लेकिन कह दें आप। हम पहले जी, क्या जी। करते थे, हम आलमी जो इदारे हैं जिनसे हम लोन लेते थे, जी। पहले हम उनको बनाते थे बेवकूफ, हम उन्हें चक्करबाजी करते थे, पेपरों में हेरा फेरी करके नहीं ना करें ताहिर उनको- साहब, उनसे आलमी लोन ले- इदारों को कौन उनसे- बेवकूफ बनाया? नहीं, बन IMF जाते को बन बेवकूफ जाते बनाया। अब उन्हें पाकिस्तानियों ने। हाँ, हम हमारे यहाँ हुई है, हमारे यहाँ गलत फिगर्स उनको देके, उनको कहते हैं ना मोमिन को एक मरतबा ही डसा जाता है एक सुराख से। उन्होंने हमारी जो पिछले दिनों, पिछले मतलब कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले जो हमने चक्करबाजियां की थी ना उनसे और ड्रामेबाजी की थी, उन्होंने अब सब पकड़ लिया है। अब हम हेरा फेरी तो कागज में कर नहीं पाते। दूसरी बात ये डिजिटलाइज दौर है, हर चीज कंप्यूटर पे है। बिल्कुल हमारे ऐसा। पास पाकिस्तान की भी इकोनॉमी पूरी तो नहीं, लेकिन 30-40% कंप्यूटराइज है। कुछ तो है। अब हम वो जो पहले करते थे ना उनके साथ, हम वो नहीं कर पा रहे। बार बार वो हमें पकड़ते हैं। उन्होंने देखें 15-15 दिन मुझे बताएं, एक ने मुझे लोन देना है, वो आके 15 दिन उनका फर्ज यहाँ बैठा होता है, रोजाना अभी आया हुआ है, IMF का टेक्निकल 15 दिन अभी बॉक्स रह गए आया थे। हुआ है। 342 दो कागज खाम जाए होते हैं, 27 आदमी बैठे होते हैं। क्या है इसके अंदर? वो एक लोन देना है उन्हें अपनी नॉर्मल शराइत पे, 1 अरब के लोन के लिए नाक रगड़वा दी चूंकि उन्होंने। हम दुनिया में एक गैर मुतवक्का कौम अब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हम दुनिया में एक बेएतबार कौम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन ताहिर हमारी साहब, ये तो रेपुटेशन ज्यादती है ना खराब हो कि गई है। 4 लोग गलती करें और पूरी कौम बदनाम हो, ये देखिए, तो गलत बात है। एक दफा एक पेट्रोल पंप पे आप जाएं और वो जरा सा आपको सुई करते हैं ना, कोई चक्करबाजी करते हैं, आप उस पंप पे दोबारा नहीं जाएंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, बात ये, हम अखवत बदनाम के हो जो चुके हैं। अखवत को जो हेड कर रहे हैं, ये उनका बयान है। कहते हैं इस कौम से बेहतरीन ईमानदार कौम कोई नहीं है। कहते हैं मैं मैंने लोन दिए हैं, आज तक मुझे कभी किसी ने चीट नहीं किया। देखें, ये वो कौम की बात कर रहे हैं। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं मुल्क की बात जिन कर रहा हूँ इदारों के हाथों कि में इन लोगों बागडोर है, वो इन चीटिंग लोगों कर ने रहे ये हैं। सब किया है। इन्होंने अपने डॉलर यहाँ से लेके बाहर भेज दिए, बाहर से फिर मंगा लेते। ये सब चीजें अब दरे पर्दा उनको पता होती हैं। देखिए IMF को आप क्या समझ रहे हैं? IMF कोई मतलब कोई ऐसे कोई हमारा कमर्शियल बैंक है, लोकल बैंक है। लोकल बैंक को भी सारी बातें पता होती हैं। आज अभी मैं आपको बताऊं, एक लोन आप चल लेने जाएं बैंक में, देखें आपसे कितनी चीजें मांग लेंगे वो। जी, जी। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे। आप ये कहें उनसे कि जनाब ये मेरा घर है, ओके, तो भी वो आपको लोन नहीं देंगे। वो अपनी पूरी फॉर्मेलिटी करेंगे, सर्चिंग कराएंगे, वैल्यू लेंगे, मालूमात करेंगे, तब आपको लोन देंगे। कितना देंगे? 1 करोड़ के घर पे 50 लाख रुपए, 50 करोड़ या 60 करोड़, 50 लाख 60 लाख रुपए देंगे, यानी 50-60% लोन देते हैं। इतना बड़ा इदारा जिसके साथ हमने इतने खिलवाड़ किए हुए, हम 47,000 अरब के कर्जों में चढ़ गए। वो हर साल हमें देख रहा है, उसने हर दफा हमें देखा है। उसने कहा यार ये आगे वादा करते हैं, पीछे से फिर मुड़ जाते हैं। अच्छा होता क्या है, अभी एक गवर्नमेंट थी जिसने वादा किया, उसके बाद पता चला वो आई अदम एतमाद, दूसरी गवर्नमेंट आ गई। अब वो क्या कहते हैं यार वो तो उन्होंने किया था। ये तो बड़ा इससे मसला है। आलमी इदारों में हमारा एतबार एतमाद खत्म हो गया खत्म हो है, चुका है। जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसहाक डार साहब क्या करेंगे? दोबारा गवर्नमेंट बनेगी, दोबारा आएंगे। जब तक देखें, इसका 1 लाइन में सोल्यूशन दे रहा हूं, जब तक अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अपने मुल्क के सिस्टम को सही नहीं करेंगे, जब तक अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करेंगे, सर इंडस्ट्री सारी बंद उस पड़ी वक्त हुई तक है। कुछ भी नहीं होगा। सब आप बंद ले लो, लेते रहो, सारी दुनिया लेकिन से कर्जा ले लो, एक चीज- सऊदी अरब से भी, दुबई से भी। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड कायम कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। क्या अब रिकॉर्ड मुशर्रफ कायम कर रहा है? साहिबा से भी बात कर लेते क्या हैं। रिकॉर्ड कायम कर रहा है? मुशर्रफ साहिबा, कंप्यूटर पे, हाँ कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। मुशर्रफ साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़े बयानात आ गए हैं पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में IMF को बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया, उसके असरात अब हम भुगत रहे हैं, हमारे मतलब सामने tricky आ रहे है, tricky। हैं। हाँ, मतलब वही थोड़ा सा चीटिंग है या जो भी आप कहें इसको, तो वो तो कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे मुशर्रफ साहिबा? देखिए, इस पे डिफेंड करने वाली बात दरअसल ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कर्जा, अगर देखिए पिछला कर्जा अगर लौटाएंगे नहीं और मजीद कर्जे हम लेते रहेंगे तो लाजमी सी बात है बर्डन तो बढ़ेगा। अभी देखें जो गुज़श्ता गवर्नमेंट यानी खान साहब से गुजरी है, उन्होंने देखिए ये बात रिकॉर्ड पे है, नहीं कह रही, वरना फिर जो है ना डैडी साहब जो है ना वो हो जाएंगे कि नहीं मुसरत न्याजी साहबा तो PTI के पीछे, क्योंकि वो खुद पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। अच्छा। मैं दरमियान में बैठी थी, मेरे लेफ्ट राइट जब मौजूद थे तो कहने लगे हाँ जी मैं PTI का सपोर्टर हूँ जो ना। तो बात दरअसल ये है कि
चलो वो तो ताहिर साहब ने आपसे मजाक से कह दिया ना, कोई बात दरअसल ये कि 75 साल के अंदर 75-76 साल के अंदर इतना कर्जा नहीं लिया जो खान साहब ने ले लिया। अच्छा ठीक है मुशर्रफ साहिबा, बिल्कुल आपकी बात कंप्लीट सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए बात दरअसल ये है कि कर्जा देखिए अब बहुत जो है ना अमीर कबीर यानी कि बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक रहते रहे, जापान ने लिया है जो है ना, और अमेरिका जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक तमाम लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो टाइम पीरियड हो उस तरह से वापस किया जाए, मुल्क पे लगाते भी तो है ना मुसर्रत साहिबा। दूसरी बात देखिए मेरी बात सुने, और जो हमारे देखिए एक शॉर्ट टर्म के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिया जाता है उस प्लान पे अगर वापस लौटाया जाए तो मैं नहीं समझती हूँ कि इतना मकरूज हम हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट जो आई थी पिछली, उसने हद कर दी खान साहब की, क्योंकि उसका एक ही प्लान था, दूसरों की टांगे खींचो। ना वो टांगे खींचने के चाहने में कामयाब हुए और ना ही कर्जा लौटाने में कामयाब हुए कि मैं $2 अरब मुंह पे मारूंगा, फलाना करूंगा, IMF के पास जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या स्टेक होल्डर्स हो, उनको मिलकर बैठकर ये तय करना चाहिए कि हमें IMF से किस तरह जान छुड़ानी है। मेरी ये कौम जो है ना, मेरी कौम बड़ी गैरतमंद कौम है, क्योंकि ये कौम किस तरह से यकीन करे। वो वक्त भी था कि जी कर्ज उतारो मुल्क सवारों का एक प्रोग्राम चला था, और आवाम ने बहुत दिया है, बहुत अपने जेवर तक बेच के दे दिए हैं, बहुत किया। मैं देखिए उसके अंदर मैं खुद स्टूडेंट थी, तो मैंने कहा अगर मेरा मुल्क सवार रहा है तो उस पर मुझे डांट भी पड़ी थी कि ये क्या बगैर पूछे आपने। मैंने अपने गोल्ड की चेन उतार के दे दी थी कि नहीं यार हम यंगस्टर हैं, इसका मतलब है हमने मुल्क का कर्ज उतारना है। लेकिन उसका क्या हुआ? तो फिर आवाम कैसे भरोसा करे, मुझे ये बताइए ना। देखिए ना मुसर्रत साहिबा, एक सवाल ये भी तो उठता है ना, फिर हम कहते हैं वही भगोड़ा आएगा और वही भगोड़ा आएगा, मुल्क को संवारेगा, मुल्क का डॉलर पर होगा, इकॉनमी ठीक होगी, ये देखिए ये भी तो आवाम पूछती है। और इस जैसे लोगों को अगर हम वजीर आजम बनाएंगे, इन जैसे लोगों को आवाम अगर वोट देगी, तो मैं समझती हूँ लम्हा फिक्रिया है। मुसर्रत साहिबा बिल्कुल लम्हा फिक्रिया जरूर है। एक बात आवाम भी पूछती है, वो कहती है कि अगर ठीक है बड़ी गैरतमंद कौम है, इसी कौम के लीडर है ना आप लोग सारे, जितने सियासी रहनुमा सियासतदान है इसी कौम के, यहीं से निकल के सियासतदान बने, तो आप में भी वही खून दौड़ रहा है। तो अगर सियासतदान भी अपने असासे जो हैं वो अगर मुल्क के लिए कभी कुर्बान कर दे, तो ये भी तो एक इसका भी तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, एतमाद भी बहाल होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, कर्ज भी उतर जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे एक बात बताएं, मैं ये नहीं कहती कि मुल्क पर तो किसी को भी मुल्क है तो हम सब है ना, चाहे सियासतदान हो या कोई भी इदारा हो। बात दरअसल ये मतलब अकाउंट्स की डिटेल्स अगर सामने आ जाए, देखिए क्या इस मुल्क के अंदर सारा कुछ सरमाया, सारी गड़बड़ सियासतदानों के अंदर मौजूद है। वो सियासतदान ही था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिन्होंने हमें ये मुल्क दिया। तो वो लीडरशिप भी तो थी, सारा कुछ ये देखिए मुझे बताए, सारा कुछ सियासतदानों के पास है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। मैंने कहा जो सियासतदान इस मुल्क के लिए करता है, अनाड़ी खिलाड़ी नहीं कर सकते, और अनाड़ी ने किया और खिलाड़ी ने किया, वो सब के सामने। ठीक है। अच्छा मेरा ये सवाल, क्योंकि आवाम भी पूछती है इन सब चीज़ों को, वो कहती है कि भाई इतना कुछ पैसा बना लिया है, फलाने मुल्कों में अकाउंट्स हैं या कुछ भी हैं, मुल्क के लिए आप कर सकते हैं काम, तो इस पे तो कोई बात नहीं करता। नहीं देखिए मैं आज भी कह रही हूँ अगर किसी का गलत सरमाया किसी मुल्क में पड़ा हुआ कोई सियासतदान है, चाहे वो कोई भी किसी भी इदारे से ताल्लुक रखता है, मेरी बैटिंग है, इदारों को कानून से लेकर आए ना। ठीक है मुसर्रत साहिबा, अब फारूक साहब से बात करें, जमा करवाएं। ठीक है फारूक साहब जी, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोले। मैं आप सवाल दोहरा देंगे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आवाम ये पूछते हैं बिल्कुल मैं समझ। देखिए बात ये कि आपने कहा कि हमारे सियासतदान
इतने क्यों यहाँ पैसे नहीं देते? वो बेचारे इतने गरीब है कि पाकिस्तान में इनके पास कुछ भी नहीं है। शुगर मिले हैं सर जी, अरे वो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, इनके लिए वो पीने फैक्ट्रीज हैं। बाकी ताई साहब मैं जो गलत कह बाहर रही हूँ? इनकी दौलत पड़ी इनकम है। सपोर्ट प्रोग्राम से एमएनए पैसे लेते थे, इतने गरीब हाँ, बेचारे। गवर्नमेंट अफसर, सिंध गवर्नमेंट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के एमएनए और 18 उनके मुलाजमों को पैसे जाते थे। 20 ग्रेड के जो अफसर थे वो उससे इस्तीफा हासिल करते थे। कितने गरीब है बेचारे। छोड़ तो खैर एनीवे, गरीबों को तो छोड़ दें आप। हाँ, अब ये एक बात हो रही थी इसाक डार के ऊपर। जी जी, देखिए इसाक डार ने हमेशा 2 नंबरी की है, और जब 2016-17 में इन्होंने IMF को जो फिगर्स दिए थे गलत आधा सर ये दुशुमार आपका जाती ख्याल है जो आपने मैं आपको ये रिकॉर्ड पे, ये ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान को इदारा गलत इससे मुत्तफिक नहीं देखिए, आप बेशक मुत्तफिक ना हो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। और इन्होंने आदाद शुमार जो IMF को फराम किए थे, गलत आदाद शुमार, उसके ऊपर पाकिस्तान को कई $मिलियन की पेनल्टी पाकिस्तान को भरनी पड़ी थी, जो ऑन रिकॉर्ड है। तो बात ये कि ये 2 नंबरी, जैसा ताहिर साहब ने कहा कि हमेशा ऐसे करते आए, लेकिन अब वो वक्त चला गया, अब हर चीज़ कंप्यूटराइज होती है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है, आप नहीं कर सकते। तो पिछली बार $3 अरब के लिए जो हमें इतनी तगोदू करनी पड़ी, जब ये 16 महीने की गवर्नमेंट इनकी नवाज शरीफ और जरदारी और ये 13 पार्टियों की थी, तो उस वक्त जो इनको तकलीफ हुई तो ये सिर्फ इसाक डार की वजह से, क्योंकि IMF को उस पर भरोसा ही नहीं था। और अक्सर पिछले आपके प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि मुस्लिम लीग के एक रहनुमा ये कहते हैं कि हमने IMF का 2017 में कर्ज उतारा। अरे कर्ज क्या उतारा, तुम्हारा तो वजीर खजाना करप्शन की वजह से यहां से भाग गया था। तो आप वो बताओ ना, कर्ज अगर किसी ने उतारा पिछले 25-28 साल के अंदर पाकिस्तान का, तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में उन्होंने $5 अरब IMF को वापस करके वो ये IMF के प्रोग्राम से बाहर आए हैं। $39 बिलियन का कर्जा था, तो उन्होंने 5 अरब देके $34 बिलियन का कर्जा रह गया था। और जब जरदारी साहब को हुकूमत सौंपी थी तो 2008 में, तो उस वक्त मुल्क पे सिर्फ $34 अरब का कर्जा था। और ये दोनों, नवाज शरीफ और जरदारी के 10 साल दौर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये IMF से पैसे लेते रहे, हुकूमतें चलाते रहे, करप्शन भी करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही, और मुल्क का आज जो ये हाल है इसके पीछे यही कार फरमाते। जब 2018 में PTI की गवर्नमेंट आई तो फौरी तौर पे IMF से ऐलान हुआ कि पिछली आपकी हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे तो $9.2 अरब आप फौरी तौर पे अदा करें, वो ना डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल कप्तान ने अपने रिसोर्सेज से सऊदी अरब और UAE से पैसे $6 अरब लेके, बाकी चाइना ने दिया और अब डिफॉल्ट से बच गए। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि गलत आदाद और शुमार ना पेश करें, गलत बयानात ना दें। कौम सब जानती है, एक एक फिगर पता है, एक एक चीज पता है। आज स्टेट बैंक को या गवर्नमेंट को वो फिगर, वो हिसाब देना उनके लिए मुश्किल हो गया कि वो $18 अरब जो 2018 में जो खजाने में छोड़ के गए थे वो कहाँ खर्च किए, आज उसका भी हिसाब नहीं दे पा रहे। तो भाई अब वो दौर चला गया कि आप लोगों को बेवकूफ बना दे। ना ये कौम बेवकूफ है, ना ये मुल्क बेवकूफ है, ना इस मुल्क की आवाम बेवकूफ है। सही, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बिल्कुल अब शऊर, सियासी शऊर भी खास तौर पे आवाम में सियासी शऊर बड़ा पैदा हो गया है। अच्छा, ये तो हो गई सारी बातें। ताहिर साहब, जो हम अभी हमारा आलमी मंजरनामा जो चल रहा है, गज़ा पे इतना जारियत है इसराइल की, इस पे पाकिस्तान का स्टांस वैसा स्ट्रॉन्ग है नहीं। वो जो आवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। हम एक एटॉमिक पावर हैं, और याद होगा आपको एक बड़ा अच्छा बयान वो उस बच्चे का, जब पाकिस्तान ने एटमी ताकत हासिल की थी तो उसने पत्थर हाथ में पकड़ा था, उसने कहा था अब ये एक बम समझो तुम इस पत्थर को, उसने थ्रेट किया था इस्राएली फौजी को। लेकिन उस हिसाब से हमारा वो स्टांस नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजूहात? देखिए, बेसिकली मसला ये है कि दुनिया में कोई कमज़ोर आदमी किसी का साथ नहीं दे सकता, साथ दे सकता है ताकतवर। हमारे पास एटम बम ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमारी अपनी इंटरनल जो मामलात हैं, जो मुल्क की सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हमारे यहाँ ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, तो बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट
मीन के मतलब एक अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है, जिनका कोई मतलब जिनको कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे फारूक साहब ने पॉलिसीज कहा, जो बनाते हैं वो तो वो बनाते हैं ना, जो इलेक्टेड लोग होते हैं। एक काबीना होती है, एक उसके साथ जनाब आपकी सूबाई असेंबली होती है, कौमी असेंबली होती है। उसमें देखिए 360 की जो या 350 की जो भी उसमें लोग होते हैं मेंबर्स, उनमें 10-20 मेंबर जब खड़े होते हैं शोर मचाते हैं तो कुछ नजर आता है। आपका मसला ये है इस वक्त, आपकी पोजीशन ये कि इस स्टूडियो में लाइट चली जाए, ठीक है जी, और बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तो मुझे ये माइक उठाना होगा तो मैं कहां से उठाऊंगा? मुझे तो खड़े होकर चलते वक्त भी खौफ आएगा। हमारे पास ना इलेक्टेड लोग हैं, ना हमारे पास असेंबली है, हमारी सेनेट इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो गई है, बड़ी अच्छी दी है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। हम कैसे ग़िज़ा में जाके कोई नुमाइंदगी कर सकते हैं? अगर हम कुछ बोलेंगे भी तो वो हमसे कहेंगे भाई तुम तो खुद अपने चक्कर में फंसे हो, तुम अपने मुल्क को तो सही कर लो, हमारी क्या मदद करोगे तुम? एक बात। दूसरी बात ये जो मुझे महसूस हो रहा है, हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता कुछ इसराइल के साथ थोड़ी सी मतलब नरमी करना या उसको कंसीडर करना, नरम गोशा पैदा हो गया या मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त वेट एंड सी में है। उसका दिल तो चाह रहा है कि जिस तरह दुबई ने तस्लीम कर लिया है और जिस तरह सऊदी अरब का सुन रहे हैं कि उसकी भी सॉफ्ट कॉर्नर अब हो गया इसराइल के लिए, हमारा मुल्क भी अब थोड़ा सा ये सोच रहा है कि शायद हमें अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब वो उधर देखते हैं तो कहते हैं यार पॉलिसी तब्दील कर दो, हो सकता है कोई मदद मिल जाए, दुनिया में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएंगे, बड़ी ताकतों से रिलेशन हो जाएगा। बट जब पलट के देखते हैं हमारे रिलीजियस सियासतदानों को और आवाम की तरफ, तो वो कहते हैं भाई ये तो जूते मारेंगे। तो हम इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में कि जहां हमसे डिसीजन नहीं हो रहा, और जिसका बेसिक देखिए बार बार एक बात होती है कि बुरी से बुरी जमहूरियत किसी भी डिक्टेटरशिप या ये सेमी डिक्टेटरशिप, ये केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं है, ये कुछ सेमी टाइप की चीज है, बिटवीन। ठीक है जी, मैं इसको ज्यादा वाजे नहीं करूंगा, चैनल भी चलाना है, तो इसको मतलब सही तरीके से एक जमहूरियत कायम होगी। अच्छा, आप में ये सलाहियत बतरजा तुम मौजूद है कि आप अपनी बात भी कह जाते हैं और अगला समझ भी जाए। देखिए कोशिश करता हूं कि अपनी किसी बात से किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन एक दर्द दिल पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे अपने जज्बात का इजहार फारूक साहब ने जो उस वक्त जो बात कही थी, एक बात रह गई थी कि मुशर्रफ साहब के दौर में उसके बाद जो डिक्लाइन जो हमारा शुरू हुआ, उनका जो लास्ट सेंटेंस था मुशर्रफ साहब का, उन्होंने कहा था पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। ये मैं कभी नहीं भूलती है मेरे, पड़ा उसके बाद ये बिल्कुल ये वो मुल्क एकदम पीछे से पीछे गया। अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, उस दौरान ये बात हो रही थी जी, एक जमात है उसको एमपीए बंद है, उसके एमएनए बंद हैं, उसको मौका नहीं मिल रहा है, ये वो XYZ। ठीक है जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरा ख्याल है आप लोग मुत्तफिक होंगे, ये जो 16 महीने में जो इमरान खान के ज़माने में जो मतलब ये अदम एतमाद आई और उससे जो मतलब तब्दीली आई, उस तब्दीली ने सिर्फ एक जमात को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप यकीन करें, मुझे ऐसा, मुस्लिम लीग नून एक अच्छी जमात थी, एक पावरफुल जमात थी पंजाब की, खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी अच्छी जमात है, सिंध में इसको आगे बढ़ना था, इसको पंजाब जाना था, इसको बलोचिस्तान जाना था, उसको झटका लग गया क्योंकि अवाम में क्या हुआ, इन जमातों की जो पोजीशन थी वो खराब हुई है। ये मैं बताऊं, ये जब आपस में बैठते होंगे ना, जब भी सोचते होंगे यार ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था, सही इनको बेचारों को जो धक्का दिया गया उससे इन जमातों को नुकसान पहुंचा है। ये ना सोचें कि एक जमात को नुकसान पहुंचा है, मुस्लिम लीग नवाज को भी पहुंचा है, मौलाना को भी पहुंचा है और पीपल्स पार्टी को भी पहुंचा है, MQM को भी पहुंचा है। सारी जमातों को क्या हुआ, इनकी बेचारों की रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो गई इस चक्कर में। वरना ये, और ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। मुल्क में जमातें होनी चाहिए, मजबूत जमातें होनी चाहिए, अच्छी जमातें होनी चाहिए, जिनमें कंपटीशन हो, आवाम की ताकत हो। ताहिर साहब, कुछ तो लोग कहते हैं जमातें होनी नहीं चाहिए, झंडा कोई होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन होना चाहिए बस। वो कहते हैं मुल्क सही चलेगा। मुल्क में हमारे जैसे मुल्क में अगर हम 2 जमातें कर देंगे या ऐसा कर देंगे ना, तो इतना दबाव आ जाएगा। सदारती निजाम को सपोर्ट करते हैं सर लोग। नहीं, हमारे मुल्क में ये नहीं चलेगा। हमारे मुल्क में देखें मुख्तलिफ जबानें हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ फिरके हैं, बढ़ गए हैं ना। ये पता है क्या होता है इससे क्या होता है, इससे होता है एक आदमी है, फर्ज करें मैं नहीं, एक तारीखी फिरका बना दिया, तो मुझे मौका मिल रहा है, मैंने एक जमात खड़ी कर दी, वो जमात को 5 वोट मिलेंगे ना, मैं तो ठंडा हो गया ना। अच्छी मजबूत जमात जिनकी अवाम में जड़ें होती हैं, वो जमातें हमारे लिए जरूरी है। मैं चाहता हूँ मुस्लिम लीग नवाज भी एक अच्छी जमात बने, PTI भी एक अच्छी जमात बने, पीपल्स पार्टी, जमातें बन जाएं। ये जमातें नहीं है इस वक्त, ये पैदागिरी की मशीन बनी हुई है। हर शख्स 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अपनी जमात ना बना ले, को चेंज ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के 1 दफा कहा है ये बात,
मुशर्रफ साहिबा से भी कहा, वैसे भी कहा, मुझसे पूछा तो मैंने कहा देखें बिलावल साहब को अपनी पॉलिसी लेके चलनी चाहिए। मैं जरदारी साहब को ये उनकी मतलब वो नहीं कह रहा कि वो गलत है, बल्कि हर आदमी अब वो मैंने जरदारी साहब का एक बयान सुना कि 35 साल का है, अभी बच्चा है। मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ तो मैं 16 साल का था, उसके बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली संभाली। ऐसी बात नहीं है, 35 ईयर्स अच्छी उम्र है, इसमें सब कुछ हो सकता है। हमें चाहिए मौका दें लोगों को, ठीक है, लोग मुल्क के लिए करें। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फारूक डारी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया मुसर्रत न्याजी साहब आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यकीनन जो मसाइल का हल है वो बहरहाल निकालना होगा, मसाइल के हल निकलेंगे तभी मुल्क आगे जा सकेगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।